हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, विभागीय लेखे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, विभाग क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, जब एक ही मैनेजमेंट मतलब एक ही कंपनी अपने कंपनी के अंदर होने वाले कार्यों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है, कार्य की सुविधा के लिए वह अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है और उसके लिए हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर को नियुक्त कर देती है, एक प्रबंधक को नियुक्त कर देती है और उस प्रबंधक का कार्य रहता है कि प्रत्येक विभाग की जो जिम्मेदारी है वह पूरी संभालेगा। इट मीन्स कि वह क्रय विक्रय खर्च क्या हो रहा है उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का जो है नेट प्रॉफिट कितना है, शुद्ध लाभ कितना है, इन सभी के बारे में जो अकाउंटिंग रखने की जिम्मेदारी है वह उस मैनेजर की होती है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लें कि कोई कंपनी है, उसने अपने डिपार्टमेंट्स बना के रखे हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग, विज्ञापन विभाग। इस प्रकार से वो डिपार्टमेंट्स में जो है अपनी कार्यविधि को बांट देती है। तो विभागीय लेखे, तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट होता है कि जब एक ही मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्य होने वाले कार्य को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जहां की प्रत्येक विभाग स्वयं में स्वतंत्र होता है। वह विभाग अपने विभाग के अंदर होने वाले आय और व्ययों का पूरा लेखा जोखा रखता है, तो वह कहलाता है डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। अब यदि इसकी विशेषता की हम बात करें तो डिपार्टमेंट्स जो है स्थान, तो एक ही छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट जो होते हैं वह एक ही छत के नीचे होते हैं, मतलब बिल्डिंग एक ही होगी, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए होंगे। फिर है उद्देश्य, विभागीय लेखे का उद्देश्य जो कार्य विधि है उसको सरल तरीके से करना और जिम्मेदारी को बांटकर करना। ठीक है। प्रबंध, विभागीय लेखे के अंतर्गत जो प्रबंध का कार्य है वह प्रत्येक विभाग के प्रबंधक मैनेजर के द्वारा किया जाता है और शुद्ध लाभ हानि की गणना भी प्रत्येक विभाग की अलग अलग निकाली जाती है। निर्भरता, यह जो विभागीय लेखे के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें क्रय विभाग, तो क्रय विभाग का काम क्या रहेगा, कच्ची सामग्री खरीदना, जो माल फैक्ट्री में बन रहा है उसके लिए कच्ची सामग्री खरीदने का कार्य जो है वह क्रय विभाग करेगा। और क्या करेगा, वह संपत्तियों को खरीदने का कार्य करेगा। तो विक्रय विभाग जो माल को बेच रहा है वही यह बताएगा कि कितनी कच्ची सामग्री खरीदनी है और वित्त विभाग से ही उन्हें पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, विभाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फिर व्ययों का विभाजन, विभागीय लेखे के अंतर्गत सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है व्ययों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर तो ऐसे होते हैं जो कि केवल इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं वो पूरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो संयुक्त रूप से खर्चे हुए हैं, जॉइंटली जो खर्चे हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जॉइंटली हुए हैं, जैसे बिल्डिंग का किराया, एक ही बिल्डिंग में सारे विभाग लग रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में हैं, तो जो बिल्डिंग का किराया है वह संयुक्त व्यय कहलाएगा। और जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लाभ हानि की बात करेंगे तो बिल्डिंग का किराया जो है वह सभी 6 विभागों में बटेगा। तो बिल्डिंग का किराया जो है वह किस आधार पर बढ़ता है, क्षेत्रफल के आधार पे। तो विभागीय लेखे के अंतर्गत ऐसे व्यय जो संयुक्त रूप से हुए हैं, सभी विभागों से संबंधित है, उन व्ययों का विभाजन किसी न किसी अनुपात में किया जाता है। यह हो गई इसकी विशेषताएं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है
कि विभागीय खाते व शाखा खाते में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच, विभाग और ब्रांच। देखिए विभाग अभी हमने समझा एक ही छत के नीचे, और शाखाएं जो हैं वह एक अलग अलग शहरों में हो सकती हैं। तो उसके आधार पे हमको दोनों में डिफरेंस बताने हैं। तो अंतर का आधार पहला लिखा स्थान। विभागीय लेखी में क्या होता है स्थान, एक ही छत के नीचे, अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे, ठीक है ना। और ब्रांच में क्या होता है, अलग अलग जगह पे हो सकती है। ब्रांच एक ही शहर में अलग अलग जगह पे हो सकती है, अलग अलग शहरों में हो सकती है। तो ब्रांच में स्थान जो है वह अलग अलग होता है। उद्देश्य, विभागीय लेखे का उद्देश्य क्या है, कार्य को सरल बनाना और एक ही स्थान पर सभी व्यवस्थाएं करना, ठीक है। और शाखा खाते का क्या उद्देश्य है, अधिक से अधिक माल बेचना, अधिक माल बेचना, अधिक से अधिक जगह पर माल बेचना, अधिक से अधिक माल का विक्रय करना। लेखांकन, विभागीय लेखे के अंतर्गत क्या किया जाता है, सभी विभाग स्वतंत्र रूप से अपने क्रय विक्रय या अपने खर्च और आय का लेखा जोखा रखते हैं और उसके आधार पर फिर संयुक्त रूप से पूरी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। और ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट के अंतर्गत भी हेडक्वार्टर जो है सभी ब्रांच के अकाउंट मेंटेन करता है। जो मुख्य ऑफिस होता है, मुख्यालय जो बोलते हैं हेड ऑफिस, मुख्य ऑफिस जो होता है उसके द्वारा जो है सभी ब्रांच के अकाउंट्स अपने यहाँ रखे जाते हैं। ब्रांच भी अपने हिसाब किताब रखती है, लेकिन हेड ऑफिस भी जो है अपने सभी ब्रांचों के अकाउंट मेंटेन करती है। प्रबंध, विभागीय खाते के अंतर्गत प्रबंध का कार्य उस विभाग प्रमुख के द्वारा किया जाता है। शाखा खाते के अंतर्गत जो प्रबंध का कार्य है वह उस शाखा जिसकी जिम्मेदारी जिस एजेंट को सौंपी गई है उसके द्वारा किया जाता है। निर्भरता, विभाग जो है वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और शाखा क्या होती है, स्वतंत्र होती है। किसी भी शाखा का किसी दूसरी शाखा से कोई, वह सिर्फ मुख्य कार्यालय से जुड़ी हुई होती है। देशी या विदेशी, विभागीय खाते देशी या विदेशी नहीं हो सकते हैं, लेकिन शाखा जो है आपकी देश में भी हो सकती है या विदेश में भी हो सकती है, ठीक है। वैधानिक आवश्यकता, तो विभागीय खाते रखना कानूनी अनिवार्यता भी कही गई है कुछ कंपनियों के लिए, तो यह अनिवार्य हो सकते हैं, लेकिन शाखा खोलना या न खोलना वह अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यदि आपको डिफरेंस आता है तो आप यह लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष व्ययों का विभाजन। अभी जैसे हमने समझा था कि डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत से खर्च ऐसे होते हैं जो कि संयुक्त रूप से होते हैं, तो इनको जब हम बांटते हैं तो कुछ ना कुछ आधार चाहिए रहता है। तो अप्रत्यक्ष व्ययों का विभाजन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की दृष्टि से भी समझने के लायक है। तो विक्रय के आधार पर कौन से खर्चे, ये आधार है कुछ, विक्रय के आधार पर, क्रय के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, संपत्ति मूल्य के आधार पर, और भी आधार इसमें बन सकते हैं। तो कुछ हम समझ रहे हैं विक्रय के आधार पर कौन से खर्च किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे डिपार्टमेंट, सारे खर्चे, तो माल का विक्रय जो है सभी के लिए जो है कंबाइंड होता है। तो जो खर्चे विक्रय से संबंधित होते हैं, जैसे हम बात करें एजेंट का कमीशन, विक्रय व्यय, ठीक है, और इसके अलावा जो है डिस्काउंट, बट्टा। तो यदि कुछ ऐसे खर्चे आपको दिए गए हैं तो किस डिपार्टमेंट का कितना विक्रय है, हमने उदाहरण में वैसा तो एग्जाम्पल लिया है। यदि आपका डिपार्टमेंट का आपने डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंपनी है जो 4 प्रकार के प्रोडक्ट बना रही है और 4 प्रकार के प्रोडक्ट बना रही है, उसने 4 डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे खोल लिए हैं जहाँ पे 4 प्रकार के प्रोडक्ट जो है वह बेचे जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो है जब वह माल का विक्रय करेगी तो एजेंट को कमीशन दिया है और वह एजेंट 4 प्रकार का माल बेच रहा है, तो उस प्रकार की कंडीशन में हम एजेंट के कमीशन को विक्रय के आधार पर,
इस डिपार्टमेंट का कितना माल बिका, इस डिपार्टमेंट का कितना माल बिका, उस आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे क्रय के आधार पर माल को खरीद कर लाना, तो क्रय के आधार पर जो है क्रय पर भाड़ा, जो माल खरीद कर लाते हैं हम, फ्रेट इनवर्ड वो, और साथ में होता है आपका प्राप्त बट्टा। जब हम माल खरीद कर लाते हैं तो व्यापारी हमें जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस बट्टे को हम किस रेशो में बांटेंगे, क्रय के आधार पर, किस डिपार्टमेंट ने कितनी राशि का माल खरीदा उस आधार पर। फिर क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर कि किस डिपार्टमेंट ने कितना क्षेत्रफल कवर किया है, तो इसमें आता है भवन का किराया। भवन का किराया जो हमने देखा था उदाहरण में। फिर बिजली का, यदि इलेक्ट्रिसिटी का हमको कुछ दिया है, यदि मीटर रेट वगैरह नहीं दिया है तो बिजली का बिल जो है हम क्षेत्रफल के आधार पर बांटते हैं। तो इस प्रकार से यह जो चीजें हैं वह क्षेत्रफल के आधार पर बांटी जाती हैं। संपत्ति मूल्य के आधार पर कितनी एसेट्स किस डिपार्टमेंट में लगी है, तो उस आधार पे जो है हम बांटते हैं डेप्रिसिएशन, संपत्ति का बीमा। ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस आधार पे बांटे जाते हैं, संपत्ति मूल्य के आधार पर। तो इस प्रकार से हमें बहुत से एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंटल में ऐसे दिए रहते हैं जिनका विभाजन करना होता है। तो हमें जो है समझना होगा कि वह खर्च जो है किस डिपार्टमेंट के द्वारा कितना किया गया होगा। तो ये कुछ उदाहरण के लिए मैंने आपको बेसिस आधार बताए हैं। अब हम बात करेंगे अप्राप्त लाभ का संचय। यह आपको छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि अप्राप्त लाभ क्या होता है। तो हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो डिपार्टमेंट है, 1 और 2, पहला विभाग और दूसरा विभाग। एक डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को जब गुड्स ट्रांसफर किया जाता है तो उसे कहते हैं, ये सेकेंड टर्म हम समझ रहे हैं, अंतर विभागीय हस्तांतरण। जब माल एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित किया जाता है, भेजा जाता है, तो उसे कहा जाता है अंतर विभागीय हस्तांतरण। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो यहाँ माल भेजा, तो माल जो है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब बेचता है तो लागत प्लस लाभ पर भेजता है। ठीक है, एक ही कंपनी के, लेकिन जब लेखांकन की बात आती है, अकाउंटिंग की बात आती है, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं किया जाता है। एक डिपार्टमेंट के द्वारा जब दूसरे डिपार्टमेंट को माल भेजा जाता है तो उसे विक्रय ही माना जाता है। तो वह जब माल को भेज रहा है तो कौन सा मूल्य ले रहा है, लागत प्लस लाभ। मतलब उसने माल का मूल्य जो है वह विक्रय मूल्य रखा है। तो अब चूंकि यह जो प्रॉफिट है उसको प्राप्त तो होगा नहीं क्योंकि कंपनी एक ही है, तो उसे ऐसा लाभ जो कि एक विभाग के द्वारा दूसरे विभाग को माल भेजने पर होता है उसे अप्राप्त लाभ कहते हैं। अनरिजर्व प्रॉफिट, नॉट रिसीव्ड प्रॉफिट। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए एक विभाग ने 10,000 रुपए का माल भेजा जिसमें 7,500 रुपए लागत थी और 2,500 रुपए प्रॉफिट था। अब 10,000 रुपए का माल भेजा तो इस 10,000 में 2,500 रुपए शामिल हैं। ठीक है, चूंकि उसने यह माल मार्केट में नहीं बेचा है तो यह 2,500 रुपए विभाग को प्राप्त नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, अप्राप्त लाभ। ठीक है, और इस अप्राप्त लाभ का जो है, क्योंकि हम लेखांकन की जब बात करते हैं तो एक एक चीज की अकाउंटिंग होती है, तो इस अप्राप्त लाभ का जो है फिर अकाउंटिंग की जाती है। तो समझ में आया आपको अप्राप्त लाभ क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिपार्टमेंटल स्टोर में थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं आपके इसमें बनते हैं।